अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमजी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और हैशटैग हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है हेलिकोबैक्टर पाइलिडी, यानी जिसको एक ऐसा बैक्टीरिया कहा जाता है जिसका नाम अमूमी तौर पर एच पाइलिडी के नाम से भी जाना जाता है। हेलिकोबैक्टर पाइलिडी एक ऐसा बैक्टीरिया है, ये एक ऐसी बैक्टीरिया की किस्म है, एक ऐसा जरासीम है कि जो आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है और आपके हाजमे में रहकर आपको मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस का शिकार कर देता है। कई सालों के बाद आपके मैदे की जो हालत है, या जिसे हम कहते हैं छोटी आंत का जो ऊपरी हिस्सा है, उसमें अमूमी तौर पर जख्म भी होने के इम्कानात होते हैं अगर आप उसको वक्त पर ट्रीट ना करें। और अमूमी तौर पर जब वो चीज़ बढ़ जाती है तो उसे हम अल्सर के नाम से भी जानते हैं या उसे अल्सर भी कहते हैं। 90% यानी 90% तक अल्सर का जो मेन कॉज है वो एक्चुअली में एच पाइलिडी यानी कि हेलिकोबैक्टर ही पाया जाता है। पूरी दुनिया में 4.4 बिलियन लोग हेलिकोबैक्टर पाइलिडी जैसी बीमारी में मुब्तला हैं। आज इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगी डॉक्टर हफ्सा फारूक, जो कि MBBS FCPS मेडिसिन सीनियर रजिस्ट्रार हैं और करंटली काम कर रही हैं लाहौर हॉस्पिटल में, अपनी सर्विसेज भी दे रही हैं और लाहौर हॉस्पिटल में काम भी कर रही हैं। डॉक्टर हफ्सा से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को एच पाइलिडी से बचा सकते हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं। जी जनाब, तो लाहौर से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हफ्सा फारूक ने, और डॉक्टर साहिबा से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली एच पाइलिडी, जिसे हेलिकोबैक्टर पाइलिडी भी कहा जाता है, बेसिकली ये किस किस्म का बैक्टीरिया है और हम इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट है, ये तमाम सवाल जानने की कोशिश करेंगे। और स्टूडियोज में डॉक्टर हफ्सा को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हफ्सा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद आदमजी फार्मा सर्विसेज के हमारे आज के सेशन में। और डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं एच पाइलिडी के नाम से जो एक बीमारी या एक डिजीज़ है। आपसे पहला सवाल मैं करना चाहूँगी कि बेसिकली आम फहम आवाम को आप क्या बताना चाहेंगी, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, कि एच पाइलिडी या जिसे हम हेलिकोबैक्टर पाइलिडी भी कहते हैं वो दरअसल है क्या? दरअसल जो एक पाइलोराई है ना, वो एक बैक्टीरिया है। मतलब आम जुबान में एक जरासीम कह लें, ठीक है। तरह तरह के जरासीम होते हैं, वायरस और बैक्टीरिया। ये बेसिकली बैक्टीरिया है जो कि ग्राम नेगेटिव वर्ड है, अगर कोई मेडिकली सुनने वाले लोग टर्म ये जान सके। ये बेसिकली हमारा आता है फूड बॉर्न में। लाइक हम कोई बाहर के खाने अनहाइजेनिक अंडर कुक फूड जो हम खाते हैं, उससे जो है ना ये हमारे स्टमक के जरिए ट्रांसफर हो जाता है। तो अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में अंडर कुक चीज़ों में भी हमारा जो है ना वो बाहर के खाने से आउटसाइड स्पेशली जो हम ये रेडी वगैरह पे इस तरह के खाने खाते हैं और हमें क्लियर नहीं होता कि हैंड वॉशिंग टेक्निक यूज की गई है या नहीं की गई, इस सूरत में जो है ना ये ट्रांसफर होता है। सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जब एच पाइलिडी का जिक्र आता है तो अक्सर लोगों को ये शायद बात मुकम्मल तौर पर या तो क्लियर नहीं है या इसकी आगाही नहीं है। प्लीज़ हमें ज़रा ये भी बताइएगा कि कहते हैं कि एच पाइलिडी जो है इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अल्सर की बीमारी भी हो जाती है। तो कितने फीसद लोग हैं जो कि अल्सर की बीमारी में मुब्तला होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एच पाइलिडी जो है वो पाया जाता है? प्लीज़ ज़रा आप इसको भी एलैबोरेट कीजिएगा। बिल्कुल, आपने सही सुना है। एच पाइलोराई बेसिकली पाकिस्तान में जिसकी प्रेवलेंस है ना वो 50 to 90% है। और ये अगर अनट्रीटेड रहता है, समटाइम्स कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये डॉर्मेंट रह जाता है, लेकिन बहुत सारे अनासर होते हैं लाइक जिस तरह अगर किसी की इम्यूनिटी डाउन है और उसको और भी फैक्टर्स हैं, तो वो स्मोकिंग करते हैं या वो कोई स्पाइसी मील लेते हैं, उनमें जो है ना वो इसके जो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है ना वो बढ़ जाते हैं। तो ये दो तरह के अल्सर करता है। एक होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर जो कि स्टमक के अंदर किए जाते हैं, और एक होते हैं ड्यूडेनल अल्सर जो कि छोटी आंत के पहले हिस्से में होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा जो इसकी प्रेवलेंस है ना वो गैस्ट्रिक अल्सर की है। 91% मतलब 95% लोगों में जो है ये गैस्ट्रिक अल्सर से यूज करते हैं, और 86% जो लोग हैं, 86% जो लोग हैं उनमें ये ड्यूडेनल अल्सर यानी कि छोटी आंत का जो वो है ना अल्सर वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन ट्रीटमेंट के साथ इसका जो है ना चांसेस वो 17% तक रिड्यूस, मतलब 17% चांसेस रह जाते हैं अगर हम इसको ठीक तरह से ट्रीट कर दें। और अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये 83% चांसेस इसके हो जाते हैं कि ये गैस्ट्रिक कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है।
और इसके सही। अलावा 40 to 60% लोगों में परफोरेटेड अल्सर भी होते हैं, लाइक जो अंतरी है ना वो फट जाती है अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका जो है ना वो डायग्नोज करना और इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आपने अभी बहुत ही अच्छे अंदाज में और सहल अंदाज में इसको लोगों तक क्लियर भी किया, और अभी आपने एक बात कही कि पाकिस्तान में इसका शुमार जो है वो इस इतने % तक होता है। तो दोबारा मैं आपसे एक दफ़ा ये क्वेश्चन करना चाहूँगी ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको आइडिया हो कि पाकिस्तान में एच पायलोरी जो है वो कितनी हद तक आम है और कितने फ़ीसद लोग आपके हिसाब से, क्योंकि आप ज़ाहिर है प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, रोज़मर्रा की बेसिस पे पेशेंट्स को देखती हैं, आपके हिसाब से डॉक्टर साहब पाकिस्तान में ये बीमारी कितने फीसद तक आम है और किस तेजी से फैल रही है, ताकि लोगों को थोड़ी सी आगाही हो? 50 to 90%, मतलब 50 से 90% अवाम में जो है ना ये पाई जाती है। जो लोग हमारे पास आते हैं इन सिम्टम्स के साथ, सिम्टम्स के साथ, इनका अगर हम टेस्ट कराते हैं तो तकरीबन 50 से 90% लोगों में जो है ना ये पॉजिटिव पाया जाता है। सही, बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब अगर थोड़ा सा हम बेसिक की तरफ चलते हैं, जैसे इसके नाम से ही जाहिर है और आपने भी बताया कि ये एक किस्म का बैक्टीरिया होता है एच पायलोरी, जिसका अक्सर लोग नाम भी लेते हैं। डॉक्टर साहब इसकी बेसिक अलामात क्या हैं? सुनने वाला, देखने वाला कैसे इस बात को समझ सकता है कि शायद उसके अंदर ये अलामात पाई जा रही हैं, या शायद वो भी कहीं ना कहीं एच पायलोरी का शिकार हो गया है या हो सकता है? अच्छा, तो पहले तो बड़ी ही टिपिकल सिम्टम्स होती हैं, लाइक वो आके कहते हैं कि जी मैदे में दर्द है, सीने में जलन हो रही है, और जो है मुंह में छाले बन रहे हैं, बुखार आते हैं खट्टे, सुबह सो के उठते हैं खाली पेट, तो मुंह का जायका बहुत कड़वा होता है, मुंह में पानी आता है, और खाना हजम नहीं होता, ब्लॉटिंग, गैस होती है। ये तो बड़े टिपिकल सिम्टम्स हैं जिन पे हमें फौरन ही हमारा ध्यान चला जाता है। लेकिन समटाइम होता है कि बड़े ना वेग से सिम्टम्स होते हैं, उस सूरत में समटाइम लोग मिस कर देते हैं इसको। तो इस कंडीशन में भी फिर कंसीडर करना चाहिए, लाइक वो अगर कहते हैं कि बहुत टिपिकल सिम्टम्स नहीं है ना, लाइक पेन नहीं है और जलन नहीं है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि जी खाना हजम नहीं होता, ब्लॉटिंग रहती है और बुखार की तकलीफ रहती है, और बहुत सारे लोग जो खाना खाते हैं और फिर भी एनीमिक होते हैं, तो आई थिंक तो उनमें भी ये डायग्नोज किया जाना चाहिए, उनमें भी आपको ऑफर जरूर करना चाहिए ये टेस्ट, क्योंकि इसको टेस्ट करने, हाँ, और टेस्ट करने के लिए ये जरूरी है कि बहुत सारे पेशेंट जो है ना वो मैदे के कैप्सूल्स लेते हुए आ रहे होते हैं। अब जो स्टमक के कैप्सूल्स ले रहे होते हैं ना, उनमें ये टेस्ट समटाइम्स वैसे नेगेटिव आ जाता है। तो रिकमेंडेशन ये है कि 2 वीक पहले आप कोई भी जो स्टमक के कैप्सूल्स है ना, जो बहुत कॉमनली ओमेगा वगैरह और इस तरह पीपीआई खा रहे होते हैं, वो होल्ड करने चाहिए। और एक पायलोराइड होता है, इसकी सेंसिटिविटी डिफरेंट तरह के टेस्ट हैं जिनमें डिफरेंट आती है। सबसे ज्यादा अच्छा तो ये होता है कि एंडोस्कोपी करके हम जो बायोप्सी ले लें, एक यूरिया ब्लड टेस्ट है, उससे हम डायग्नोज कर लें, या हमारे पास तो कह जाते हैं स्किन कलर टेस्ट और ब्लड कलर टेस्ट। अब ये डिफरेंट चॉइसेस हैं और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हमें अच्छी तरह चेक करना चाहिए कि हमने कौन सा वाला टेस्ट करवाना है। तो ये बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जाहिर है बेहतर तरीके से हमें गाइड कर रही हैं और समझा सकती हैं, उम्मीद तौर पर लोगों के साथ हमने ये भी हमारे मुशाहिदे में आया कि लोगों को लगता है कि शायद ये कोई एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसा बैक्टीरिया है कि या तो शायद ये वायरस की तरह फैलता है, कंटेजियस है। अगर किसी शख्स में ये पाया गया या कोई अलामत आ गई, तो अब जो आसपास के लोग हैं, डॉक्टर साहब ये भी ज़रा क्लियर कीजिएगा कि बेसिकली जो भी शख्स इससे गुजर रहा है ये उसी की बॉडी तक है, या ये कहीं ना कहीं झूठा खाने से या जिस तरह से हम कहते हैं वायरल हो जाता है, क्या ये मुमकिनात में से है इस बीमारी से? इस तरह से ये नहीं फैलता कि लाइक आपने जो है ना वो पानी पी लिया और उससे हो गया, या वो पास आइसोलेशन वायरल में कहते हैं लाइक आजकल कोविड में कि आइसोलेशन करें, इस तरह से नहीं फैलता कि घर में एक बंदे को हो गया तो बाकी लोग उससे आइसोलेट हो जाए या उसकी खाना पानी ज्यादा कर दे, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं फैलता। ये बेसिकली जो सिम्टम्स जिससे जाहिर होते हैं वो काफी देर के बाद होते हैं। ये जो बैक्टीरिया तो इनका थोड़ा बहुत इंक्यूबेशन पीरियड होता है, लाइक ये नहीं है कि आज हमने डाल के खाना आया तो कल तक मतलब जो है पॉजिटिव आ गया, मतलब ये काफी टाइम लेता है अपने सिम्टम्स को जाहिर करने में। तो इस तरह का कोई वो नहीं है कि पेशेंट को आइसोलेट करना चाहिए या वो दूसरा खाने से हो जाएगा। हाँ, हाइजीन से जरूर होता है, लाइक एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर नहीं होता। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ हमने अलामात की बातें की, वहाँ मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमें इलाज की तरफ भी ज़रा बताइए कि अब इसका इलाज अगर किसी शख्स को पता चल जाता है कि वो एच पायलोरी का कहीं ना कहीं
पेशेंट है या उससे गुजर रहा है, तो उसके डॉक्टर साहब उसका इलाज क्या है, फिर उसका इलाज जो है वो शॉर्ट टर्म में है या लॉन्ग टर्म में है, किस तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं? अच्छा, इसको ट्रीट करने के लिए जो है ना 8 मुख्तलिफ तरह की रिजीम्स है। रिजीम्स कहते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स को। लाइक इसमें ना डिफरेंट तरह के कुछ जो है ना वो पुराने कन्वेंशनल तरीके हैं। जो सबसे ज्यादा जो फिजिशियंस यूज करते हैं वो होती है सीक्वेंशियल ट्रीटमेंट रिजीम। इसमें ये होता है कि आप एक तो पीपीआई कवर देते हैं, अब मतलब स्टमक का नॉर्मल कैप्सूल ले रहे होते हैं 10 दिन का, वो 10 से 14 दिन का कोर्स। इसमें ये तो पहले 5 दिन मुख्तलिफ दवाई खाई जाती है, अगले 5 दिन मुख्तलिफ दवाई खाई जाती है। और वो दवाइयाँ भी क्योंकि एंटीबायोटिक्स होती हैं, उसको किल करने के लिए होती हैं, तो हम ऑलरेडी गाइड कर देते हैं कि इससे थोड़ा बहुत जो है ना आपके मुंह का जायका कड़वा हो सकता है, आपकी वो सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं। समटाइम ये होता है कि पेशेंट्स ना जाके कहते हैं कि हमारी तो तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है, उनका जायका कड़वा हो गया। तो इस तरह के हाल में ये होता है कि हम उनको कहते हैं कि बहुत मतलब अगर इनटॉलरेंट हो जाए तो छोड़ें, वरना हम कोई और जो है ना वो चूज कर लेते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि आम आदमी के लिए ये समझना तो वो नाम और दवाइयों के वो मुश्किल होंगी, लेकिन यह कि जिसमें 8 तरह की रिजीम्स हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैं, 10 से 14 दिन के लिए या तो टच्ची दी जाती हैं कुछ दवाइयाँ, या फिर पहले 5 दिन डिफरेंट और अगले 5 दिन डिफरेंट जो है ना वो दवाई उसको यूज किया जाता है। और फिर जो है समटाइम हमें टेस्ट रिपीट भी कराना पड़ सकता है। अच्छा, इसकी जो है ना 1 साल बाद, तकरीबन 1 साल बाद 16% तक रिकरेंस के चांसेस भी होते हैं। लाइक सही, ये एक कह लें कि हम समटाइम कह देते हैं जब तो सारे नेगेटिव हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन एट 12 मंथ्स 6% चांसेस हैं कि वो दोबारा से भी हो सकता है। सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें आपने हमारे साथ क्लियर की। बस आखिरी सवाल आपसे और करना चाहूँगी कि जहाँ हमने अलामात की बात की, इलाज की बात की, वहाँ आम फहम लोगों को आप कैसे गाइड करेंगी कि हमारा जो लाइफस्टाइल है या हमारी खुराक है या कौन कौन सी ऐसी तदाबीर हैं जिससे हम अपने आप को एहतियातन एच पायलोरी से जो है वो बचा सकते हैं और इसके फिर ट्रीटमेंट की तरफ भी कहीं ना कहीं मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसको मैं ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा तो डिस्कस कर ही लिया है कि ये अनहाइजीनिक से और जो है ना अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट से होता है, तो इसके लिए बहुत प्रिकॉशन मेजर्स भी वही आएंगी कि हाथ धो के खाना खाएं, आप कोशिश करें बाहर की रेडी वगैरह से इस तरह खाना नहीं लें और प्रॉपर को खाएं, और खाना मतलब जो सब्जियां जितने भी खाने के आइटम्स हैं बर्तन उनको भी अच्छी तरह धो के इस्तेमाल करें। मतलब सिर्फ हाथ धो लेना काफी नहीं है कि आपने अपनी फेस्टिवल तो कर ली, लेकिन जो है वो कुछ देखिए आपके जो घर में कुक हैं उनके जो है वो किस तरह की हाइजीन है उनकी, आप बर्तन जब इस्तेमाल करें उनकी हाइजीन प्रॉपर हो, सब्जियां और जो फल जो भी हम खाने के आइटम है वो भी धो के इस्तेमाल करें, तो प्रॉपर हाइजीन से और कुकिंग से जो है ना इसके चांस कम हो जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जाते जाते बस एक सवाल आपसे, सवाल कह लीजिए या एक मिथ है शायद जो आप बेहतर तरीके से हमारी क्लियर कर सकती हैं कि जब कभी इस किस्म के कोई अल्सर या जख्म वगैरह होते हैं तो लोगों में स्ट्रेस भी बढ़ता है। अब ऐसे में जो जहनी तनाव है वो इस बीमारी में किस हद तक काम करता है? वैसे ही एक टाइम को एग्रीवेट नहीं मतलब स्पेसिफिकली, लेकिन हाँ अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडिनल अल्सर हो गए हैं ना, तो स्ट्रेस की वजह से एक्सेस रिलीज बढ़ जाता है स्टमक का, तो वो उस बीमारी का जब एक दफा एक पेशेंट को अल्सर हो गया या उसके कुछ स्टमक इश्यूज चल रहे हैं तो जो स्ट्रेस है ना वो एक्सेस रिलीज ज्यादा करेगी, तो वो सिम्टम्स को एग्रीवेट कर देगी, बढ़ा देगी। सही। तो स्ट्रेस करने से सिम्टोमेटिकली पेशेंट काफी बेहतर हो जाता है। लाइक वो अल्सर को तो ट्रीट नहीं करता, लेकिन वो उसमें जो एक इजाफी एसिड रिलीज होने से जो सिम्टम्स बढ़ रहे होते हैं ना उनको ट्रीट करता है। जी बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफ्सा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और उम्मीद करती हूँ कि लोगों को आज के प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा भी होगा। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। फ़ी अमान अल्लाह डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद बढ़ती हुई बीमारियों के मुतालिक आप तमाम लोगों को आगाही फराहम करना है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे आदमजी फार्मा सर्विसेज के यूट्यूब के चैनल पर जाकर अपनी सजेशन से हमें आगाह कर सकते हैं और साथ ही साथ आदमजी फार्मा सर्विसेज के फेसबुक के पेज पर भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के प्रोग्राम से फ़ायदा होगा। आप इन वीडियोज़ को, इन सेशंस
उसको आगे शेयर भी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।